अस्सलाम वालेकुम। साइटेक उर्दू में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे फ़िज़िक्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 4 जो कि है फोर्सेस का घुमाने का असर, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। इस चैप्टर में हम जो मेन टॉपिक्स हैं पहले वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है अजसाम और फोर्सेस। सेकंड है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट्स का असूल, सेंटर ऑफ मास, कपल, एक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी। तो आइए सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का वो हम देख लेते हैं जो कि है 4.1 लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एक जैसी और मुख्तलिफ पैरेलल फोर्सेस, कुव्वतें। तो ये है हमारा अक्सर ऐसे अजसाम से वास्ता पड़ता है जिन पर बहुत सी फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। अक्सर किसी जिस्म पर अमल करने वाली चंद या तमाम फोर्सेस एक ही समत में होती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग बस को स्टार्ट करने के लिए धकेलते हैं। तमाम लोग उसे एक ही समत में क्यों धकेलते हैं? एक ही समत में अमल करने वाली फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऐसी तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। यानी जो भी फोर्सेस जिनकी समत एक जैसी हो, एक ही तरफ हो, तो उनको हम पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे, यानी एक ही लाइन में हो। शक्ल 4.3 में एक बैग दिखाया गया है, जहाँ पर सामने ये आपकी शक्ल बनी हुई है बैग की, जिसमें सेब मौजूद हैं। बैग का वज़न इसमें मौजूद सेबों के बायस है, क्योंकि बैग के अंदर मौजूद हर सेब का वज़न वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इस पर अमूदन नीचे की तरफ अमल करती है। ये तमाम फोर्सेस एक ही समत में अमल कर रही हैं। ऐसी फोर्सेस को लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो नीचे इसकी डेफिनेशन है, लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल और एक ही समत में अमल करती हैं, यानी एक ही समत में होती हैं। यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में, तो जितने भी सेब हैं सब सेम का जो वज़न है, वेट, नीचे की तरफ ही आ रहा है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो जब उनकी समत ही एक जैसी है तो यानी एक ही समत में वो उनकी फोर्स का असर है, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइक फोर्सेस या लाइक पैरेलल कुव्वतें। तो यहाँ पे ऊपर आपकी थी खाली पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन थी पहले पैराग्राफ में। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन है लाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफ दी गई है। नीचे आगे एग्जांपल दी गई है अनलाइक पैरेलल फोर्स की। शक्ल 4.A में एक सेब को डोरी से लटकाया गया है। डोरी सेब के वज़न की वजह से टेंशन में है। टेंशन कौन सी है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है, जो कि डोरी के अंदर तनाव उसका आया हुआ है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन। अगर ढीला हो तो उसमें मतलब उसमें जो टेंशन है वो कम है। यहाँ पे सही तनाव है उसमें, तो वो टेंशन उसे हम बोलेंगे। इस पर अमल करने वाली फोर्सेस में सेब के नीचे की जानब अमूदन अमल करने वाली फ़ोर्स इसका वज़न है, और डोरी को ऊपर की तरफ खींचने वाली फ़ोर्स टेंशन है। यानी सेब लटकाया हुआ है तो इस पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक ऊपर की तरफ जो कि टेंशन और नीचे की तरफ इसका वज़न। ये दोनों फोर्सेस पैरेलल लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ समत में हैं। पैरेलल मतलब एक लाइन में हैं दोनों, लेकिन इनकी समत एक दूसरे के उलट है, जैसे कि एरो के निशान से शो किया गया है। ये दोनों फोर्सेस पैरेलल लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ समत में हैं। इन फोर्सेस को अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। नीचे एक और एग्जांपल है, शक्ल 4.B में फोर्सेस F1 और F2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल मगर मुखालिफ समत में हैं। लेकिन F1 और F2 एक ही लाइन में अमल नहीं कर रही, इसलिए वो जिस्म को घुमाने के काबिल हैं। यानी ऊपर वाली जो जिसमें सेब दिखाया गया है उसमें जो फोर्सेस है वो एक ही लाइन में हैं, हैं तो मुखालिफ समत में टेंशन और वज़न, लेकिन एक ही लाइन में हैं। और यहाँ पे भी सम तो उनकी डिफरेंट है बी एग्जांपल में, लेकिन साथ वो एक लाइन में भी नहीं है। अगर एक लाइन में ना हो तो क्या होगा? वो चीज़ घूमना शुरू हो जाएगी। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल लेकिन मुखालिफ समत में अमल करती हैं।
तो यहाँ पर जो एग्जांपल ए में दिखाया गया है, सेव वाली एग्जांपल है, वो अनलाइक पैरेलल फोर्स की है। तो नीचे नया टॉपिक है नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट क्या होता है, यानी उसको हम जमा कैसे करते हैं। फोर्स एक वेक्टर मकदार है, इसकी मकदार समत दोनों होती है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी होती है। इसलिए फोर्सेस को आम हिसाबी कवानीन से जमा नहीं किया जा सकता। फोर्सेस को जमा करने पर एक सिंगल फोर्स हासिल होती है जिसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं ये जो वेक्टर है इसको आम सिंपल तरीके से हम ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए एक स्पेशल तरीके से, जैसे हम वेक्टर्स आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हेड टू टेल ए रूल, यानी उसके ज़रिए इनको आपस में ऐड किया जाता है। आगे रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी सिंगल फोर्स है जो उन्हीं असरात की हमल होती है जिनकी जमा की जाने वाली तमाम फोर्सेस मुश्तरका तौर पर हमल होती हैं। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसकी भी समत वगैरह और जितनी भी क्वालिटीज़ खसूसियात होंगी वही होंगी जो इसके बनाने वाली होंगी। जैसे यहाँ पे एक शक्ल 4.5 में एक दिखाई गई है, ए फोर्स है, बी फोर्स है। इनको जब इन्होंने ऐड किया है ऐड टू टेल ए रूल के ज़रिए, तो इनके पास क्या आया, कैपिटल आर जो लिखी हुई है ऑरेंज कलर की लाइन में, तो ये आपकी कौन सी है, रिजल्टेंट फोर्स है। फोर्सेस को जमा करने का एक तरीका ग्राफ का तरीका है। इस तरह में फोर्सेस को वेक्टर्स के हेड टू टेल रूल से जमा किया जाता है। नीचे हम हेड टू टेल रूल को देख लेते हैं कि वो क्या है। शक्ल 4.5 में वेक्टर्स को जमा करने का एक ग्राफिकल तरीका दिखाया गया है। सबसे पहले एक मुनासिब स्केल मुंतखब करें, फिर तमाम दिए गए वेक्टर्स को स्केल के मुताबिक खींचें, जैसे कि वेक्टर्स ए और बी, यानी कोई भी आपने उसकी ले लेनी है, ए की वैल्यू ले लेनी है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, इस तरह बी की भी आपने ले लेनी है फॉर एग्जांपल 3 या 4 सेंटीमीटर। अगर इसको ग्राफ में आपने इसको खींचें वेक्टर ए और बी को, तो किस तरह खींचें, इनमें से किसी एक वेक्टर को पहला वेक्टर दीजिए। मिसाल के तौर पर वेक्टर ए पहला वेक्टर है, अब दूसरा वेक्टर बी इस तरह खींचें कि इसकी टेल पहले वेक्टर ए के हेड पर हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर ए और बी है, और ए का जो हेड है जहाँ पे एरो इसका साइन दिया गया है, तीर का निशान, वो इसका जो दुम है वेक्टर बी के उसके साथ जुड़ी हुई है, जो इसका सार है। तो इस तरह जानेंगे ए का हेड होगा और बी के टेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हमने इसको बनाना है, यानी कि इसको खींचना है ऐसे ग्राफ में। तो इस अमल को जारी रखिए जहाँ तक कि तमाम वेक्टर्स तरतीबवार खींच लिए जाएं। अगर ये तो ए बी है, अगर सी भी ऐड करना होता तो वो भी हम क्या करते, बी का जो हेड है वहाँ से उसको खींच के यानी कि ग्राफ पे लगाते उसकी भी लाइन। अब वेक्टर और इस तरह खींचें कि इसकी टेल पहले वेक्टर की टेल पर और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड पर हो, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। तो यहाँ से ये होगा जो पहला वेक्टर था ए, और जो लास्ट वाला वेक्टर होगा यहाँ पे बी या सी डी भी हो सकते हैं, तो लास्ट वाला होगा उसके हेड के साथ वो लाइन जोड़नी है हमने। तो वो जो लाइन हम जोड़ेंगे वो आपकी क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगी। अब वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाने वाली लाइन खींचें, ये लाइन वेक्टर आर को ज़ाहिर करेगी। यहाँ पर वेक्टर आर वेक्टर ए बी दोनों के रिजल्टेंट फोर्स है। यह फोर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी की वेक्टर जमा को मुकम्मल तौर पर मिकदार और सम दोनों में ज़ाहिर करती है। इसी तरह आगे वाली जो मिसाल है 4.1, इसमें ए बी सी डी, यानी यहाँ पे इन्होंने कितने दिखाई गई हैं, 3 वेक्टर दिए गए हैं जिन पर फोर्स लग रही थी F1, F2 और F3। इन तीनों फोर्सेस को इन्होंने क्या किया है, हेड टू टेल रूल के ज़रिए से इनको ऐड किया है। पहले इन्होंने ए टू बी वेक्टर ए की लाइन खींची है, इसके बाद वेक्टर बी जिस पे फोर्स लग रही थी F2 वो खींची है। ऐसे कि वेक्टर ए का जो हेड है वेक्टर F2 के टेल के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह अपने पॉइंट सी से डी तक हमने खींची है F3 वेक्टर 3 इन्होंने खींचे है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ है, ए पॉइंट से डी तक
इन्होंने जो खींचा है, जो एफ़ की जो लाइन आई है, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसको हम बाद में स्केल से मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर F1 आपके पास, यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज़ भी आगे दी गई हैं, वो 12 है, F2 है 8 न्यूटन है और F3 8 न्यूटन है। तो स्केल इन्होंने ले ली है 1 सेंटीमीटर किस चीज़ के इक्वल है, फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन के इक्वल है। तो इन चीज़ों को सबको इन्होंने ऐड किया है, तो एंड पे आपके पास वैल्यूज़ इसकी आ जाती है, जो कि आ जाता है F। और यहाँ पे साथ इन्होंने बताया गया है जो F2 है और F1 है, इन सब के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए 37 का, एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल भी इन्होंने दिया गया है। तो ये था रिजल्टेंट, साथ इसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे जाने से पहले हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका ये येलो बॉक्स बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। चंद ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें दी गई हैं, जिसमें है कॉस थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा। ये आप का मैथ में शायद आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो आपने अभी 9th के मैथ में ये चीज़ पढ़नी होगी। तो इसमें एक ट्रायंगल दी गई है, राइट ट्रायंगल, जिसमें एक उसकी बेस है जिसको हम कायदा बोलते हैं, एक इसमें अमूदन जो लाइन है BC, इसको हम परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं और उर्दू में अमूद। और जो इन दोनों के दरमियान A to B लाइन जो हम खींचेंगे वो इसका वितर आ जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं कि साइन थीटा आपका क्या होता है, अमूद बाई वितर, यानी BC डिवाइडेड बाई AB। और कॉस थीटा क्या होता है, कायदा डिवाइडेड बाई वितर। और टेंजेंट क्या होता है, अमूद डिवाइडेड बाई कायदा। यानी ये फार्मूले हैं, ये आपने याद भी रखने हैं, आगे आपके इस्तेमाल होंगे। अगला टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। पिछला जो हमने किया था उसमें रिजल्टेंट था, उसमें हम फोर्स को क्या कर रहे थे, जमा कर रहे थे। और यहाँ पे क्या है, रेजोल्यूशन, यानी एक फोर्स है तो उसको हमने मुख्तलिफ आगे छोटे हिस्सों में उसको तकसीम करना है। रेजोल्यूशन का ये मतलब है। वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में तहलील करने के अमल को वेक्टर की तहलील या रेजोल्यूशन कहते हैं। तहलील का मतलब है तकसीम करना। अगर कोई वेक्टर दो एक दूसरे पर अमूदी कंपोनेंट से लिया गया हो तो ऐसे कंपोनेंट अमूदी कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर उनके दरमियान कोई बन रहा हो एंगल, दो आपने लिए हैं वेक्टर, फॉर एग्जांपल नीचे वाली लाइन है, ये शक्ल 4 या 7 में है, एक OA वेक्टर OB वेक्टर है और दूसरा है BA वेक्टर है। इन दोनों को जब इन्होंने खींचा है तो बीच में उनका एंगल क्या था, 90 डिग्री का एंगल था, जो जाविया था। तो अगर दोनों वेक्टर के दरमियान जाविया 90 डिग्री का हो तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे, परपेंडिकुलर या अमूदी कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो किसी फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करना उसके रेजोल्यूशन कहलाता है। ये वेक्टर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की ये डेफिनेशन है जो कि बॉक्स में दी गई है। आगे ये एग्जांपल हमने जो शक्ल बनाई हुई है 4.7 में, इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक्स एक्सिस के साथ जाविया थीटा बनाने वाली लाइन OA किसी फोर्स F को ज़ाहिर करती है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। पॉइंट A से एक्सिस पर AB अमूद खींचें, यानी अमूदी लाइन यहाँ पे फिर आपने खींच ली है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक OA वेक्टर OB और BA का रिजल्टेंट है। इसके बाद जो OA लाइन आपने खींची है जिस पर कैपिटल F दिया गया है, जो कि पिंक लाइन से शो की गई है, ये आपकी कौन सी होगी, रिजल्टेंट फोर्स, जैसे हमने पीछे किया है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस में, वो खींचनी है। तो आपकी OA क्या हो जाती है, OB प्लस BA, यानी OA आपका क्या है, वितर इक्वल टू OB कायदा प्लस BA अमूद, यानी अमूद और कायदा को अगर हम दोनों को ऐड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, वितर की आ जाती है। कंपोनेंट OA और BA एक दूसरे पर अमूद हैं, ये OA के अमूदी कंपोनेंट कहलाते हैं। चूँकि OA वेक्टर F को ज़ाहिर करता है, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है,
इसलिए ओ बी इसके एक्स कंपोनेंट एफ एक्स को ज़ाहिर करता है और बी ए इसके वाई कंपोनेंट एफ वाई को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे हमने जो ओ ए है वो एक्स एक्सिस में था हॉरिजॉन्टल लाइन में, उफ़क़ी लाइन में, तो इसको हमने एफ एक्स नाम दे दिया है। और जो ए बी है आपके पास वो आपका वर्टिकल लाइन है, तो इसको हमने नाम दे दिया है एफ वाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। और एक्स और वाई कंपोनेंट्स की मकदारें ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों से मालूम की जा सकती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें कौन सी हैं, ये कॉस थीटा साइन थीटा ये हैं। तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ, ये क्या आपके पास आ जाता है कॉस थीटा। जैसे कि हमने ऊपर इस बॉक्स में भी हमने पढ़ा था, कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, कायदा डिवाइडेड बाई वितर। तो यहाँ पे कायदा की वैल्यू है ओ ए, वितर है ओ बी, तो इन दोनों को हम डिवाइड करें तो आपके पास कॉस थीटा आ जाता है। और अगर एफ इस साइड पे डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इससे आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है, यानी कि फोर्सेस का जो एक्स कंपोनेंट है एफ, उसकी वैल्यू आ जाती है एफ कॉस थीटा। इस तरह आगे साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है अमूद डिवाइडेड बाई वितर, जो कि एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ से आपके एफ वाई की वैल्यू आ जाती है एफ साइन थीटा। मसावात 4.3 और 4.4 से अमूदी कंपोनेंट्स बिलतरतीब एफ एक्स और एफ वाई मालूम किए जा सकते हैं। यानी ये दो फार्मूले लगा के आप इनके कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हो। अगर f की वैल्यू दी गई हो और साथ एंगल दिया गया हो, तो आप एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं इन फार्मूलों से। और जहाँ पे ये येलो बॉक्स दिया गया है, जहाँ पे कुछ इनके थीटे की वैल्यू दी गई है एंगल के, मसलन साइन थीटा अगर 0 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। अगर साइन थीटा 30 डिग्री हो तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.5। इसी तरह थीटा साइन थीटा अगर 45 हो तो ये वैल्यू आ जाती है। नीचे कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है और एंड पे टेन थीटा की वैल्यू दी गई है। आगे मिसाल 4.2 में है कि एक शख्स 200 न्यूटन की फोर्स से जो उफ़क़ी सड़क के साथ 30 का जाविया बनाती है। जहाँ पे उफ़क़ी सड़क है, समझो एक्स एक्सिस की बात हो रही है। इस फोर्स के उफ़क़ी और अमूदी कंपोनेंट्स मालूम कीजिए, यानी एफ़ दी गई है और साथ थीटा की वैल्यू एंगल की वैल्यू दी गई है। तो आपके एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है। एफ एक्स अभी आपने पढ़ा था कि एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आप पुट करें 200 और कॉस 30। कॉस 30 जैसे आपने टेबल से देख लें, कॉस 30 किस चीज़ के इक्वल है आपके पास 0.866 के। वो वैल्यू आप पुट करें, मल्टीप्लाई करें, तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 173.2 न्यूटन। इसी तरह एफ वाई की वैल्यू आपके पास फार्मूला था एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे आपने साइन थीटा की जाम से वैल्यू ले लेनी है जो कि 0.5 है। तो एफ वाई की वैल्यू आपके पास आ जाती है 100 न्यूटन। तो बस खींचने वाली फोर्स के उफ़क़ी और अमूदी कंपोनेंट्स बिलतरतीब 173.2 न्यूटन और 100 न्यूटन हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, यानी फोर्स और एंगल जाविया आपके पास दिया गया हो तो आप एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये कॉस थीटा और साइन थीटा, अगर आपके पास एंगल मालूम नहीं है उसकी वैल्यू, तो आप ये कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स मालूम करना। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके पास एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू दी गई हो तो उससे आप जो एफ है सिंपल एफ, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। चूँकि फोर्स के दो अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील किया जा सकता है, इसका उलट अमूदी कंपोनेंट से फोर्स मालूम करना है। फ़र्ज़ कीजिए एफ एक्स और एफ वाई फोर्स एफ के अमूदी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि शक्ल सामने वाली शक्ल में दिखाया गया है। तो बिलतरतीब ओ पी पी आर लाइनों से दिखाया गया है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक ओ आर जो इसका वितर था वो किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, ओ पी प्लस पी आर। बस ओ आर फोर्स जब इनके वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाता है, एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो आगे एक फार्मूला लगाया हुआ है जो राइट ट्रायंगल का फार्मूला है। फोर्स एफ की मकदार और समत कायमा जाविया मुसल्लस पी ओ आर से मालूम की जा सकती है। कायमा जाविया कौन सा होता है, जिसमें
यानी कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों के दरमियान जो एंगल है 90 डिग्री का हो, यानी सीधी लाइन में वो जो जैसे आप देखें जो पी आर है एक सीधी लाइन में लगाई गई है, सीधी लाइन में हो तो इसको हम कायमा जाविया भी कहते हैं कि 90 डिग्री का उनका बीच में एंगल है। तो इस सूरत में आप फार्मूला होता है वितर का स्क्वायर इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। तो यहाँ पे वितर आपके पास क्या है ओ आर, उसका स्क्वायर आपने ले लिया है, आगे ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये एक तरह का फार्मूला है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, एफ़ का स्क्वायर ओ पी था, एफ एक्स आपके पास था, ओ पी आर आपके पास था, एफ वाई ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है। यहाँ पे एफ स्क्वायर है, एफ स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। इस साइड पे अंडर रूट लिया तो स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाता है, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपके पास वैल्यू सिंपल एफ रह जाती है जो कि मसावात 4/5 में दिखाई गई है, जिसके राइट हैंड साइड पे अंडर रूट दिखाया गया है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे वो कैंसिल आउट हो गया है। तो आगे एक्स एक्सिस के साथ फोर्स एफ की समत होगी तो tan थीटा आपका क्या फार्मूला था, अमूद डिवाइडेड बाय वितर था, जैसे आपने यहाँ पे देखा है अमूद डिवाइडेड बाय वितर इस बॉक्स में। तो यहाँ पे अमूद आपके पास क्या होगा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जो कि एफ वाई और नीचे है एफ एक्स। अच्छा यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाली वैल्यू से तो आपका किस चीज़ की वैल्यू आ गई है, फोर्स की, यानी कि एफ एक्स एफ वाई आपके पास दिए गए हों तो आप दोनों का स्क्वायर लो, फिर इन दोनों को ऐड करो और उन दोनों का अंडर रूट लो इकट्ठा, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है एफ़ की। आगे फिर थीटा की वैल्यू इन्हीं से फाइंड करते हैं, एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, इन दोनों को डिवाइड करो और tan का इन्वर्स ले लो, तो आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी जाविया की। ये tan इन्वर्स की वैल्यू भी आप उससे कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, शिफ्ट लगाएंगे और tan लगाएंगे तो आपके पास tan इन्वर्स की वैल्यूज़ आ जाएगी। आगे 4/4 है आपका टॉपिक है टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है जो कि टार्क है। इसका शुरू से इसकी एग्जांपल दी गई है, हम दरवाजे को धकेलने या खींचने से खोलते या बंद करते हैं, ऐसा हम दरवाजे को उसके कब्जे या एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घुमाने के लिए करते हैं। दरवाज़ा इस पर अमल करने वाले फोर्स के गर्दिशी असर के बस खोला या बंद किया जाता है। ये कहते हैं कि हम जब दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो क्या करते हैं, उस पर एक फ़ोर्स लगाते हैं। उस फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है, आउटपुट क्या निकलती है कि दरवाज़ा या तो बंद हो जाता है या खुलता है। यानी एक आपने फोर्स लगाई है तो उसके का रिज़ल्ट क्या निकला है कि दरवाज़ा खुल गया है या बंद हो गया है, यानी कि उसका इफ़ेक्ट था हमारी फोर्स का। तो इसी चीज़ को जो इफ़ेक्ट होता है हमारे फोर्स लगाने पे उसको हम टार्क कहते हैं। आगे एक नई कुछ डेफिनेशन है कि रिजिड बॉडी कौन सी होती है। रिजिड बॉडी ऐसी, रिजिड वर्ड जो होता है ना, जिसको होता है हार्ड, कोई हार्ड चीज़ हो, जन सख्त चीज़ हो जिसको हम आगे तकसीम करना बहुत मुश्किल हो, तो ऐसी चीज़ को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। कोई भी जिस्म बेशुमार छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। अगर इस जिस्म पर किसी फोर्स के अमल करने से उसके पार्टिकल्स के मबैन फासलों में तब्दीली ना आए तो ये एक रिजिड बॉडी कहलाती है। रिजिड बॉडी आप कह सकते हैं कि बहुत ही सख्त बॉडी होती है। जैसे एक ईंट है, ईंट को अगर आप दबाएं भी, फोर्स लगाएं भी, तो क्या वो उसके दबाव का असर उस पर नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगी। तो ऐसी बॉडीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। दूसरे अल्फाज में एक रिजिड बॉडी एक ऐसा जिस्म है जो फोर्स या फोर्सेस के ज़ेरे असर अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता। यानी हम उसको दबाते भी हैं किसी ईंट वगैरह या पत्थर को तो उसकी हालत तब्दील नहीं होती। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। इसी तरह में कोई इलास्टिक बॉडी होती है जिसमें कुछ लचक होती है। जैसे अगर आप फुटबॉल को दबाएं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, तो वो बॉडी जो फुटबॉल होगा वो रिजिड नहीं होगा। आगे यह एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होता है, फ़र्ज़ कीजिए कि एक रिजिड बॉडी किसी ख़त मुस्तकीम के गिर्द घूम रही है। ख़त मुस्तकीम का क्या मतलब है, सीधी लाइन है।
इस रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स ऐसे दायरों में घूमते हैं जिनके मराकज़ इस ख़त मुस्तकीम पर वाक़या होते हैं। इस ख़त मुस्तकीम को इस जिस्म का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे हमने पीछे जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, कुछ मोशन पढ़ी थी, ट्रांसलेटरी या रोटेशनरी मोशन हमने पढ़ी थी। तो जो लट्टू था या आपका सीलिंग फ़ैन था वो भी एक एक्सिस के गिर्द घूमता है, तो उसको भी हम एक्सिस ऑफ रोटेशन उस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। गर्दिशी असर पैदा करने वाली फोर्सेस बहुत आम हैं। पेंसिल तराश में पेंसिल घुमाना, पानी की टूटी के स्टॉप कॉक को घुमाना वगैरह चंद एक मिसालें हैं जिसमें फोर्स गर्दिशी असर पैदा करती है। ये भी आपकी एग्जांपल दी गई हैं। नीचे एग्जांपल दी गई है आपके टार्क की। किसी फोर्स के गर्दिशी असर को टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में किसी कुव्वत के घुमाने के असर को टार्क कहते हैं। यानी एक कुव्वत आप लगा रहे हैं, फोर्स को उर्दू में आप कुव्वत कहेंगे, कुव्वत या ताकत। यानी किस चीज़ पे वो फोर्स लगती है, कुव्वत आप लगाते हो तो वो चीज़ क्या है, आगे से घूम जाती है आपकी फोर्स की वजह से। तो वो जो असर है, यानी फोर्स का असर क्या हो गया है घूमना। जो चीज़ घूम जाती है आपके फोर्स लगाने पे, तो उसको हम टार्क कहते हैं। दरवाजे का हैंडल उसके बैरूनी किनारे पर क्यों लगाया जाता है? हम दरवाजे के कब्जे के बजाय उसके बैरूनी किनारे पर फोर्स लगाकर दरवाजे को आसानी से खोल या बंद कर सकते हैं। बस किसी जिस्म को घुमाने के लिए फोर्स लगाने का मकाम बहुत आम है। आइए हम मुतालिया करें कि टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का इन्हिसार किन चीज़ों पर है। एक मैकेनिक नट को खोलने या कसने के लिए स्पिनर इस्तेमाल करता है, जैसे कि शक्ल 4.11 में दिखाया गया है। यहाँ पे आपके पास दिखाए गए हैं, जैसे जिसको हम आम लफ्ज़ों में चाबी बोलते हैं या की बोलते हैं, जिससे हम नट खोलते हैं। इसको यहाँ पे इन्होंने नाम दिया स्पिनर का इंग्लिश में। लंबे हैंडल के स्पिनर से नट को खोलना या कसना छोटे हैंडल के स्पिनर की बनिस्बत ज़्यादा आसान है। यानी जितना उसकी लंबाई ज़्यादा होगी या बड़ा होगा स्पिनर, उतना ही उसको नट को टाइट या खोलना इजी होता है। इसकी वजह दोनों सूरतों में गर्दिशी असरात का मुख्तलिफ होना है। एक ही जैसी फोर्स से लंबे हैंडल वाली स्पिनर छोटे हैंडल वाले स्पिनर की बनिस्बत ज़्यादा टार्क पैदा करता है। तो यहाँ पे इन्होंने यानी ये कह रहे हैं फोर्स आप एक जैसी लगाते हो, लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसमें टार्क ज़्यादा पैदा होता है, जिसकी वजह से आप उसको ईजीली आसानी से खोल या बंद कर सकते हो। आगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये ख़त लाइन जिसकी समत में कोई फोर्स अमल करती है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है 4.12 में। आगे मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का अमूदी फासला फोर्स का मोमेंट आर्म कहलाता है। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ से आप उसे घुमा रहे हैं, तो जहाँ पे वो फोर्स लग रही है, उन दोनों का आपस में फासला क्या कहलाएगा? आपका मोमेंट आर्म कहलाएगा, जो कि यहाँ से ए डैश और बी डैश के और बी के दरमियान जो कैपिटल एल दिखाया गया है, ये आपका क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म कहलाएगा। किसी फोर्स के टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का इन्हिसार फोर्स एफ और मोमेंट आर्म एल पर होता है। फोर्स जितनी ज़्यादा होगी इतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा। इसी तरह से मोमेंट आर्म जितना लंबा होगा इतना ही फोर्स का मोमेंट ज़्यादा होगा। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क फोर्स एफ और मोमेंट आर्म एल के ज़रब असल ज़रब से मालूम किया जा सकता है। यानी टार्क की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्स मल्टीप्लाई बाई एल, जो कि है मोमेंट आर्म है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास टार्क वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपने टार्क ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको हम टार्क को जो यहाँ पे सिंबल यूज़ किया गया है, इसको हम टा बोलते हैं। यानी टा इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल। अच्छा, टार्क का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, क्योंकि एफ का न्यूटन होता है वो एल क्या है? लेंथ है, वो मीटर में हम मेजर करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। एक न्यूटन फोर्स एक न्यूटन मीटर टार्क उस वक्त पैदा करती है जब मोमेंट आर्म की लंबाई 1 मीटर हो।
यानी यहाँ पे आप इस की वाली एग्जांपल को भी आप देख लें, जितनी फोर्स आप ज़्यादा लगाएंगे उतनी इजीली आपका नट खुल जाएगा, और जितना वो की बड़ी होगी, लंबी होगी, तो उससे भी आपका जो टार्क है वो ज़्यादा होगा, इजीली खुल जाएगा। यानी दो ही चीज़ों पे वो डिपेंड कर रहा है आपका टार्क, एक तो लेंथ पे कैपिटल एल, और दूसरा फोर्स पे। जितनी फोर्स या लेंथ ज़्यादा होगी उतना टार्क उसमें ज़्यादा पैदा होगा। आगे मिसाल 4.3 है। एक मैकेनिक 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर 15 सेंटीमीटर लंबे स्पिनर की मदद से बाइसाइकिल का नट कसता है। नट को कसने वाला टार्क मालूम कीजिए। यहाँ पे आपके पास एफ दिया, फोर्स दी गई है, और साथ आपके पास एल लंबाई दी गई है, जो इसको हमने बोला था मोमेंट आर्म, वो क्या है 15 सेंटीमीटर। ऐसे यूनिट लेंथ की होती है मीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो इसमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास आ जाएगा 0.15 मीटर। आगे फार्मूला आपने लगा दिया, टा इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल। वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू आ जाती है टार्क की 30 न्यूटन मीटर। तो आगे अगला टॉपिक है आपके पास 4.5 मोमेंट्स का असूल, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये क्या होता है? वो फोर्स जो स्पिनर को क्लॉक वाइज समत में घुमाती है, अमूमन नट को कसने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह से पैदा किए जाने वाला मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्लॉक वाइज कहलाता है। यानी कि अगर आप उसको क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं तो उससे जो आपके पास जो टॉर्क पैदा होगा उसको हम क्लॉक वाइज मोमेंट कहेंगे। इसी तरह आगे एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट की बात हो रही है। जो आप फिर उसको एंटी क्लॉक वाइज अगर किस चीज़ को घुमाएं तो उसमें जो टार्क पैदा होगा वो क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट या टार्क वो कहलाएगा। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन एक असूल बयान किया गया है, यानी जो भी उसकी समत होगी वही उसका हमने नाम दे दिया है। आगे अगर किसी साकन जिस्म पर अमल करने वाली तमाम क्लॉक वाइज मोमेंट्स का रिजल्टेंट तमाम एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट्स के रिजल्टेंट के बराबर हो तो वो जिस्म नहीं घूमता। ये मोमेंट्स का असूल कहलाता है। ये कह रहे हैं कि अगर क्लॉक वाइज पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं और जो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लग रही हैं फोर्सेस, दोनों एक जैसी ही हैं। यानी एक साइड पे अगर 100 न्यूटन लग रही है तो दूसरी साइड पे भी 100 लग रही है, तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन हैं उनकी वैल्यू सेम है। तो क्या होगा, आपकी जो चीज़ होगी वो हरकत नहीं करेगी, क्योंकि दोनों जो फोर्सेस लग रही हैं, कुत्ते लग रही हैं, वो एक दूसरे के असर को क्या कर रही हैं, ज़ायल कर रही हैं। तो यही आपका ये मोमेंट्स का असूल है, मोमेंट्स का असूल, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। नीचे इसकी डेफिनेशन दी गई है कि एक जिस्म एक्विलिब्रियम में होता है अगर इस जिस्म पर अमल करने वाली तमाम क्लॉक वाइज मोमेंट्स का रिजल्टेंट तमाम एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट्स के रिजल्टेंट के मसावी हो। एक्विलिब्रियम क्या मतलब है, यानी कि वो घूमता नहीं है, एक जगह पर साकन रहता है। तो ऐसी यानी वही बात है जो ऊपर आपको बयान की गई है कि एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज जितनी भी फोर्सेस हैं एक दूसरे के इक्वल हों और डिफरेंट डायरेक्शन में हों तो क्या होगा, जिस्म को वो मूव नहीं कर सकते, एक दूसरे के असर को वो ख़त्म कर देते हैं। तो यही आपकी ऊपर वाली डेफिनेशन है। नीचे हम मिसाल 4.4 है। 1 मीटर रॉड दरमियानी पॉइंट ओ पर एक्विलिब्रियम में है। जैसे आपने 10 न्यूटन का एक ब्लॉक पॉइंट ओ से 40 सेंटीमीटर के फासले पर पॉइंट बी से लटकाया गया है। इस ब्लॉक का वज़न मालूम कीजिए जो पॉइंट ओ से 25 सेंटीमीटर के फासले पर पॉइंट ए पर लटकाने से उसे मतवाजी बनाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें जो सेंटर है, सेंटर के आपका दिखाया गया है ओ से, और जो ब्लॉक ए है उसका फासला ओ से कितना है, कम है, और ब्लॉक बी का फासला ओ से ज़्यादा है। यहाँ पे उनका फासला इन्होंने दिखाया गया है, यानी कि जो बी का फासला था 40 सेंटीमीटर था और ए का फासला था इसका कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो वो कहते हैं जो वेट 1 है वो कितना होगा। बी की तो वैल्यू इन्होंने दी गई है, वेट जो 2 है वो 10 न्यूटन है, तो उसकी कितनी होगी।
तो वही सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है। पहले सेंटीमीटर को यहाँ पे उन्होंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो नीचे हमने मोमेंट्स का असूल पढ़ा था कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स पे वो आपस में इक्वल होंगी। किस सूरत में? जबकि जितना भी निज़ाम है वो इक्विलिब्रियम में हो, मतवाजन हो। तो यहाँ पे स्टार्ट में इन्होंने बताया एग्जांपल में वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में हो तो तब ये हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, W2 का क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू W1 का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा। W2 मल्टीप्लाई बाई W2 का मोमेंट आर्म और इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाई W1 का मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 मल्टीप्लाई बाई OA। W1 यहाँ पे ऊपर हमने टार की वैल्यू देखी थी, वो क्या थी आपके पास, F मल्टीप्लाई बाई L था। तो यहाँ पे F की जगह हम क्या ले रहे हैं, W, और L की जगह जो उनका फासला है, तो दोनों साइड पे टार किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी फॉर एग्जांपल आप का टार्क है वो सेकंड साइड पे भी आपको टार्क किया, तो आप दोनों साइड पे उसकी वैल्यू लिखी। W1 मल्टीप्लाई बाई 0.25 है और राइट हैंड साइड पे आपकी वैल्यू है 10 न्यूटन थी और उसका फासला कितना था, 0.4 मीटर। यहाँ ऊपर से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट 0.25 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो एंड पे आपकी वैल्यू वेट 1 की आ जाएगी 16 न्यूटन। यानी एक सूरत में अगर वेट 1 का क्या होगा, फासला कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका वेट ज़्यादा है, तो इस वजह से वो इक्विलिब्रियम में है। आगे आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है 4.6, जो कि सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस क्या होता है? ये बात मुशाहिदे में आई है कि किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस इस तरह हरकत करता है जैसे कि इसका तमाम मैस इस सिंगल पॉइंट में समा गया हो। किसी जिस्म के इस मकाम पर अमल करने वाली फ़ोर्स उसमें टार्क पैदा करने से कासर होती है, यानी जिस्म बगैर गर्दिश किए रिजल्टेंट फोर्स की समत में हरकत करता है। ये कि एक सिस्टम किसी हल्के रिजिड रॉड से मुंसलिक दो अजसाम ए और बी पर मुश्तमिल है, जैसे कि शक्ल 4.16 में दिखाया गया है। यहाँ पे आप ए देखें, एक छोटा यानी ब्लू कलर का यहाँ पे गोल दायरा है, वज़न है। सेकंड साइड पे बी क्या है, ब्राउन कलर का एक बाल टाइप, आप समझ लें। फ़र्ज़ कीजिए कि ए और बी अजसाम के मबैन ओ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ लगाई जाने वाली किसी भी फोर्स एफ के ज़ेरे असर जिस्म घूमे बगैर हरकत करता है। ऐसी सूरत में पॉइंट ओ सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस कहलाता है। क्या ये सिस्टम किसी और जगह फोर्स लगाने पर भी बगैर घूमे हरकत करता है? आइए हल्के जिस्म के करीब, जैसा कि शक्ल 4.18 में दिखाया गया है, फोर्स लगाते हैं, सिस्टम घूमते हुए हरकत करता है। आगे आइए भारी जिस्म के करीब, जैसा कि शक्ल 4.19 में दिखाया गया है, फोर्स लगाते हैं। इस सूरत में भी सिस्टम घूमते में हरकत करता है। यहाँ पे 4.18 और 4.19 यानी कि जो एक सेंटर ऑफ मैस था, जो पॉइंट ओ था, अगर ये हम चेंज कर देते हैं, पहली दफ़ा हम जो हल्का जो छोटे वाला ए था उस साइड पे हम वो पॉइंट ले जाते हैं, तो तब भी क्या होगा, ये शक्ल 4.18 में दिखाया गया है कि लगाई गई फोर्स सिस्टम में सेंटर ऑफ मैस से बाहर होने की सूरत में सिस्टम को घुमाते हुए हरकत में लाती है। तो वो एक लाइन में हरकत नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, दाएं बाएं हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बी है, अगर ब्राउन वाली साइड पे हम सेंटर ऑफ जो मैस का जो पॉइंट ओ था वो उस साइड पे ले जाते हैं, तब हम घुमाते हैं, तभी क्या होगा, वो जो वज़न है वो खुद भी साथ घूमना शुरू कर देता है। तो नीचे डेफिनेशन है, किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लगाई गई फोर्स सिस्टम को बगैर घुमाए हरकत देती है। आगे वाला टॉपिक आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एक जिस्म पर बेशुमार पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। एक शक्ल यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट एरो के जरिए शो किए गए हैं, यानी सारे पॉइंट्स को अगर हिस्सों का मिलाएं तो तब एक ये पूरी बॉडी बनती है।
तो ज़मीन इन तमाम पार्टिकल्स को अमूदन नीचे अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। किसी भी पार्टिकल पर अमल करने वाली ज़मीन की खींचने की फ़ोर्स उसके वज़न के मुसावी होती है। यानी कि अगर जिस्म को एक कोई भी बॉडी है उसको आप 10 हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर हिस्सा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड ही होगी। हर एक का वज़न भी क्या होगा, अगर रिजल्टेंट उसका वज़न बात करें तो तब भी वो नीचे की तरफ उसका वज़न उसकी डायरेक्शन होगी। अगर डिफरेंट उसको हम टुकड़ों में बांट देते हैं पीसेस में तो तब भी हर पीस होगा उसका वज़न की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। किसी जिस्म के पार्टिकल्स पर अमल करने वाली ये फोर्सेस पैरेलल होती है। इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट एक ऐसी सिंगल फोर्स होता है जो इस जिस्म के वज़न के मुसावी होती है। वो पॉइंट जहाँ ये रिजल्टेंट फोर्स अमूदन नीचे ज़मीन के मरकज़ की जानब अमल करती है, इस जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इसके आगे डेफिनेशन है, किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ इसका तमाम वज़न अमूदन नीचे की जानब अमल करता हुआ महसूस होता है। यहाँ पे पॉइंट तो डिफरेंट लगाए गए हैं, लेकिन एक पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी बॉडी होगी वो इल्ना, मसलन अगर आप इसका राइट हैंड साइड पे वो ले लें तो क्या होगी, बॉडी क्या होगी, घूम जाएगी। वो आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी। यानी एक ऐसा पॉइंट आपने लेना है जो कि इस सारी बॉडी के सेंटर में हो। अगर हम वो वाला पॉइंट लें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि इसकी सारी बॉडी की जितनी भी फोर्सेस हैं उसका ये सेंटर है। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे नीचे इसका सारा वो तरीका बयान किया गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म की ये शक्लें ली गई हैं। कोई स्क्वायर है, कोई सर्कल है, कोई इस टाइप की है, कोई ट्राई शेप है। तो उन सब का उन्होंने क्या फाइंड किया है, सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया हुआ है इन्होंने। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पे सारा बताया गया है कि बीच में उनकी लाइनें वगैरह लगाते हैं, जहाँ पे वो उनकी लाइनें मिलती हैं तो वो आपका क्या होगा, जी होगा, सेंटर ऑफ टी होता है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका फिज़िक्स का प्रैक्टिकल में भी आपको बताया जाएगा, सिखाया भी जाएगा और आपके ये प्रैक्टिकल में आता भी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई भी शक्ल होती है ऐसे, जो शक्ल 4.23 में दिखाई गई है ऐसी होगी देंगे तो वो आपको बोलेंगे जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड करो। तो आपने सारी ये लाइनें वगैरह लगानी हैं, तो जहाँ पे सारी लाइनें मिल रही होती हैं तो वो आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। आगे है एक बेकायदा शक्ल के पतले पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही जो सामने शक्ल साथ लगाई गई है। किसी भी जिस्म किस जिस्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मालूम करने का एक आसान तरीका प्लम्ब लाइन है की मदद से मुमकिन है। प्लम्ब लाइन एक छोटे से दाती गोले पीतल पर मुश्तमिल है जिसे एक डोरी से लटकाया जाता है। जब प्लम्ब लाइन को आज़ादाना लटकाया जाता है तो ये अपने वज़न के बायस जो कि अमूदन नीचे की जानब अमल करता है, अमूदी समत में ठहर जाता है। यानी नीचे उसका वज़न लगाया गया है और ऊपर डोरी के साथ बांधा गया है, जो कि ये होता है प्लम्ब लाइन। जैसा कि शक्ल 4.23 में दिखाया गया है। इस सूरत में गोले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लटकाए जाने वाले पॉइंट के बिल्कुल नीचे होगा। यानी इन्होंने यहाँ से कहाँ पे लटकाया है, पॉइंट ए पे लटकाया है, जहाँ से वो पेंसिल के थ्रू दिखाया भी गया है। तो इसके बिल्कुल नीचे जो लाइन एरो नीचे जा रही है तो वहीं पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यानी मुख्तलिफ फिर आपने लाइनें लगाई हैं तो वहीं से जो गुजरेगा तो वो आपका जी हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। नीचे एक तजर्बा बयान किया गया है कि एक बेकायदा शक्ल के कार्डबोर्ड का टुकड़ा लें, उसके किनारों के करीब पॉइंट ए बी सी पर सुराख करें, दीवार में एक कील गाड़िए, कार्डबोर्ड को किसी एक सुराख ए से कील पर इस तरह लटकाइए कि कार्डबोर्ड ए के गिर्द आज़ादाना घूम सके। यानी एक कील लगाएँ और कोई भी आप गत्ता टाइप कोई चीज़ ले लें, कार्ड ले लें तो एक सुराख करें तो उसमें आप उसने लटका दें जैसे कि इसमें दिखाया गया है। तो ऐसे करें कि अगर आप उसको घुमाना चाहें तो वो घूम भी जाए चारों तरफ। साकन हालत में कार्डबोर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कील के अमुदन बिल्कुल नीचे होगा।
प्लम्ब लाइन की मदद से कील से अमूदन नीचे लाइन खींचें। अब कार्डबोर्ड को बी पर लटकाकर ऊपर वाला अमल दोहराइए। ये सारा वही दिखाया गया है जो कि आपने यहाँ से शक्ल में नज़र आ रहा है। जहाँ से आपने बी की भी लाइन लगानी है और सी ए बी सी तो आपने 3 पॉइंट ले लिए थे ना, तो उन सब को आपने मिलाना है। जहाँ पे वो पॉइंट आपका मिलेगा वो आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आगे नेक्स्ट है आपका कपल 4.7 है। जब ड्राइवर गाड़ी मोड़ता है तो वो स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथों से फोर्सेस लगाता है जो टार्क पैदा करती है। ये टार्क स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है। ये फोर्सेस जो स्टीयरिंग व्हील पर मुखालिफ समत में अमल करती है, मिकदार में मसावी लेकिन समत में मुखालिफ होती हैं। ये दोनों फोर्सेस कपल पैदा करती हैं। ये दो फोर्सेस लग रही हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें मूवमेंट पैदा होती है। वो ऐसी लाइन नहीं, दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो मिकदार में मसावी लेकिन एक लाइन में ना हूँ कपल पैदा करती हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में जब अनलाइक में एक पढ़ा था कि दो फोर्सेस हैं, अगर एक लाइन में ही हों तो हम उनको क्या बोलते थे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हों और एक लाइन में ना हों, बॉडी को मूव कराती है, तो उसमें क्या होता है, कपल पैदा होता है। एक ड्रम आर्म स्पिनर नट को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो मसावी फोर्सेस जिनमें हर एक की मिकदार एफ है, स्पिनर के ए और बी सिरों पर मुखालिफ समत में अमल कर रही है, जैसे कि शक्ल 4.25 में दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है जो टायर को खोलने के लिए, बंद करने के लिए जो की यूज़ होती है। ये फोर्सेस कपल पैदा करती हैं जो स्पिनर को पॉइंट ओ के गिर्द घुमाती है। कपल की दोनों फोर्सेस से पैदा होने वाले टॉर्क्स एक ही समत में हैं, बस कपल से पैदा होने वाला कुल टॉर्क होगा, क्या होगा, एफ मल्टीप्लाई बाई ओ ए प्लस एफ मल्टीप्लाई बाई ओ पी। यानी 2 पॉइंट्स थे ए बी, तो दोनों में भी हमने टार्क फोर्स तो सेम लग रही है लेकिन दोनों पॉइंट्स पे वो लग रही है, दो कुफ्तें लग रही हैं, इसलिए हमने ओ ए भी ले लिया, ओ बी भी ले लिया है। तो एफ मल्टीप्लाई बाई ओ ए प्लस ओ बी, एफ कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो ओ ए प्लस ओ बी क्या आपके पास आ जाएगा, ए बी। कपल का कुल टार्क क्या आ जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाई ए बी। मसवात 4.8 से किसी कपल की फोर्सेस एफ और एफ से पैदा होने वाला टार्क मालूम किया जा सकता है जिनका दरमियानी फासला ए बी हो। किसी कपल का टार्क कपल की दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स और उनके दरमियान अमूदी फासले के हासिल ज़र्ब से हासिल होता है। यानी किसी एक का ही आपने फासला ले लेना है और आपने उसकी फोर्स ले लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टार्क की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो दिखाया गया है, एक ए पॉइंट दिखाया गया है, दूसरा आपके पास बी पॉइंट दिखाया गया है। तो फोर्स दोनों में क्या लग रही है, शक्ल 4.25 में एक ऊपर वाली साइड पर लग रही है, एक दूसरी साइड नीचे वाली साइड पर लग रही है। दोनों को हम घुमा रहे हैं, तो दोनों को इस सूरत में जब घुमाते हैं तो उसको हम कपल ही बोलते हैं। तो उसमें टार्क पैदा होता है जिसकी वजह से वो आपका नट खुल जाता है। आगे एक्विलिब्रियम का भी टॉपिक हमने ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि दोनों साइड पर क्या होता है, एक जैसी फोर्सेस लग रही होती हैं। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कोई भी जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या ख़त मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन जारी रखता है जब तक कि उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स अमल ना करे। मिसाल के तौर पर मेज़ पर पड़ी हुई किताब या दीवार पर लटका हुआ फ्रेम रेस्ट में है। किताब का नीचे की जानब अमल करने वाला वज़न मेज़ के ऊपर की जानब किताब पर किए जाने वाले रद्द अमल के बराबर होता है। दोनों जब बराबर थे तो वो चीज़ क्या थी, रेस्ट में थी। अगर किस चीज़ का जो फोर्स ऊपर या नीचे लग रही है उनमें से कोई फोर्स क्या होगी, ज़्यादा या कम हो जाए तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, यानी वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। शक्ल 4.26 में रस्सियों से लटकाई गई लकड़ी की गीली लॉक का वज़न W है, यहाँ पे शक्ल में दिखाया गया है।
यहाँ वज़न डब्ल्यू को ऊपर खींचने वाले फोर्सेस F1 और F2 से बैलेंस हो रहा है। इन दोनों साइड पर उन्होंने F1 और F2 लगाई गई है फोर्स। ऐसे ही यहाँ वज़न डब्ल्यू को ऊपर खींचने वाले फोर्सेस F1 और F2 से बैलेंस हो रहा है। ऐसे अजसाम पर जो रेस्ट में होते हैं, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहे होते हैं, इन पर अमल करने वाली रिजल्टेंट फोर्स सिफर होती है। एक हमवार सड़क पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई कार और हवा में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उड़ता हुआ हवाई जहाज़ इक्विलिब्रियम की मिसालें हैं। यानी उन पर जितनी भी फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होगा। तो तब वो हम कहते हैं वो चीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। एक जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होता है अगर उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। इन वैसे तो फोर्सेस इस पर अमल कर रही हैं, जब हम उनको सारी फोर्सेस को ऐड करते हैं तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसल आउट हो जाती हैं। तो उनका जो फाइनल वैल्यू आती है वो ज़ीरो होती है। तो हम कहते हैं उस पर कोई भी फोर्स उस पर अमल नहीं कर रही, या नेट फोर्स उस पर अमल नहीं कर रही, या उसके रिजल्टेंट फोर्स जितने भी है वो ज़ीरो हैं। बस कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो। इक्विलिब्रियम के नीचे शराइत बयान की गई हैं। पहली शर्त कौन सी है कि हर वो जिस्म इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरा उतरता है अगर उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट सिफर है। मसलन कोई भी जिस्म है उस पर F1 F2 F3 से लेकर Fn यानी कोई भी फोर्सेस लग रही हैं, उन सब को अगर हम ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वो चीज़ इक्विलिब्रियम में है। पहली तो ये शर्त है। तो यहाँ पे इन सब को 4.9 जो मसावात इसमें दिखाया गया है, सारी फोर्सेस को इन्होंने ऐड आउट कर दिया। इसको हम बोलते हैं सम के लिए इन्होंने ये साइन दे दिया समेशन का, समेशन F इक्वल टू ज़ीरो। नीचे है अलामत, ये है सम का अलामत, यूनानी आरफे से सिग्मा कहते हैं, और ये मजमुआ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसावात 4.9 इक्विलिब्रियम की पहली शर्त कहलाती है। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को जिस्म पर अमल करने वाले फोर्सेस के एक्स और वाई कंपोनेंट्स में इस तरह बयान किया जाता है, यानी कि कोई भी फोर्स थी उसका एक एफ कंपोनेंट्स भी होता है और वाई कंपोनेंट्स भी होता है, जैसे कि हमने ऊपर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ा था। अगर उस सूरत में अगर हम इन्हें लिखें तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। यानी उफ की समत में जो जितनी फोर्सेस लग रही हैं एक्स एक्सिस, उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जो अमूदी समत है, वर्टिकल लाइन में जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका रिजल्टेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो तब वो चीज़ इक्विलिब्रियम में मानी जाती है। जैसे कि एग्जांपल है, मेज़ पर पड़ी हुई किताब और दीवार पर लटका हुआ फ्रेम रेस्ट में है, इसलिए इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पूरी कर रहे हैं। एक छाता बरदार भी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पूरी करता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आता है, इसलिए ये वो इक्विलिब्रियम में है। यानी एक जैसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है एक ही स्पीड से, तो वो भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। आगे मिसाल 4.5 में दिखाया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका वजन 10 न्यूटन है। तो डोरी में जो उसका टेंशन है वो आप फाइंड करें। तो यहाँ पर डब्ल्यू क्या है इसका, 10 न्यूटन, और डोरी में टेंशन क्या है, टी। ऊपर पहली शर्त में हमने पढ़ा था जितनी भी उसकी फोर्सेस है इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे आपका इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक क्या लग रही है, एफ एक्स, और दूसरी एफ वाई। यहाँ पे इस सूरत में आप देखेंगे अगर एफ एक्स वाली जो फोर्स है, जो उफ की समत में एक्स एक्सिस, तो कोई फोर्स ही नहीं यहाँ पे लग रही इस सिस्टम में शक्ल में, तो वो सारी क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ वाई जो है वो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल टू ज़ीरो तो है ही है फार्मूले के तहत, लेकिन एफ वाई में एक आपकी टेंशन टी लग रही है फोर्स और दूसरी डब्ल्यू लग रही है। जहाँ पे टी कैपिटल है क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, और डब्ल्यू क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ। तो इसलिए उसकी हमने वैल्यू क्या ले ली है, टी माइनस डब्ल्यू ले ली है। अगर डब्ल्यू की समत भी ऊपर की समत होती है तो हम टी प्लस डब्ल्यू लेते हैं। टी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, माइनस डब्ल्यू को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट करें तो वो 10 न्यूटन आ जाती है। यानी जितना वज़न लग रहा है उतना ही वैल्यू किसकी आ गई है, टेंशन की आ गई है। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, समर डिफरेंट है फोर्सेस की,
लेकिन वज़न दोनों वैल्यू दोनों की सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। इसकी वजह से वो जिस्म क्या है, बॉडी एक्विलिब्रियम में है। तो दूसरी शर्त क्या है इसकी, एक्विलिब्रियम की पहली शर्त किसी जिस्म का एक्विलिब्रियम में होना यकीनी नहीं बनाती। दूसरी शर्त भी यानी कि लाजमी होनी चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए किसी जिस्म को दो फोर्सेस F1 और F2 खींच रही हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ये दोनों फोर्सेस मसावी लेकिन एक दूसरे की मुखालिफ समत में हैं, दोनों एक ही लाइन में अमल कर रही हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट सिफर है। जैसे कि जहाँ पे ए में दिखाया गया है, F1 और F2 दिखाई गई है, दोनों एक लाइन में है। जैसे और दूसरी शक्ल में क्या दिखाया गया है, बी में डायरेक्शन तो डिफरेंट है लेकिन वो एक लाइन में भी नहीं है। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में जिस्म एक्विलिब्रियम में नहीं, अगरचे एक्विलिब्रियम की पहली शर्त अब भी पूरी हो रही है। इसकी वजह ये है कि किसी जिस्म इस सूरत में जिस्म घूमने पर माइल है, यानी दोनों फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट में लग रही हैं, एक लाइन में नहीं है, तो वो उस बॉडी को क्या घुमा सकती हैं। अगर एक फोर्स ज़्यादा हो गई या दूसरी कम है थोड़ी सी, वो एक चीज़ क्या हो जाती है, घूम जाती है। तो ये सूरत हाल एक्विलिब्रियम की पहली शर्त के साथ किसी और शर्त का तकाजा करती है, ये एक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त कहलाती है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त के मुताबिक कोई भी जिस्म एक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पूरी करता है अगर उस पर अमल करने वाला रिजल्टेंट टार्क सिफर हो, यानी कि टार्क टा इक्वल टू ज़ीरो। जितने भी टार्क उस पर लग रहे हैं, फोर्सेस लग रही हैं, वो इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए तक वो चीज़ घूमे ना। टार्क की तो हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि वो चीज़ घूम जाती है, किसी कुव्वत के घूमने के असर को हम टार्क कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे जितने भी टार्क हैं सब को अगर रिजल्टेंट हम करें, ऐड करें, तो उसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो, ताकि वो चीज़ अगर एक लाइन में भी नहीं है, फोर्सेस लग रही तभी वो चीज़ घूमे ना, एक जगह ही मौजूद रहे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्याम्पज़ीर एक्विलिब्रियम, जो कि स्टेबल एक्विलिब्रियम, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। फ़र्ज़ कीजिए मेज़ पर एक किताब पड़ी हुई है, इसके किसी किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, जैसे कि शक्ल दिखाया गया है। जैसे ही इसे छोड़ा जाए ये पहली हालत में वापस आ जाएगी। किसी जिस्म की ऐसी हालत को क्याम्पज़ीर एक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी किसी चीज़ को आगे ले जाके दोबारा हम उसे छोड़ते हैं तो दोबारा वो चीज़ वापस अपनी मौजूदा हालत में आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्विलिब्रियम। जब हम उसे उठाते हैं तो क्या हम फोर्स ही लगाते हैं ना, जब फोर्स हम ख़त्म करते हैं, हटाते हैं, तो दोबारा वो चीज़ अपनी पहली हालत में वापस आ जाती है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल एक्विलिब्रियम या क्याम्पज़ीर एक्विलिब्रियम। जब कोई जिस्म क्याम्पज़ीर एक्विलिब्रियम में होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पस्त तरीन मुकाम पर होता है। ऊपर उठाने पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुलंद हो जाता है। अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाते हुए ये क्याम्पज़ीर एक्विलिब्रियम की हालत में वापस आता है। कोई भी जिस्म इस वक्त तक क्याम्पज़ीर एक्विलिब्रियम में रहता है जब तक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बुनियाद बेस के अंदर होता है, यानी कि फ़िज़ा में नहीं होता, जिस सेंटर में है। देखें ये पॉइंट जी के साथ शो किया गया है। जब हम उसको उठाते हैं तो उसके नीचे जो मेज़ के साथ उसकी बेस थी, तो बेस से वो ऊपर हट जाता है। जब दोबारा छोड़ते हैं दोबारा अपनी पहली वाली हालत में आ जाता है, तो बेस के करीब तरीन आ जाता है, पास आ जाता है मेज़ के, तो वो आपके पास क्याम्पज़ीर एक्विलिब्रियम की हालत में वापस आ जाता है। शक्ल 4.34 में दिखाई गए एक ब्लॉक के मुतालिक सोचिए। 4.34 ये है आपके पास जो शक्ल है। ब्लॉक के एक किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठाने से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी बुलंद हो जाता है। अगर जी से गुजरने वाली अमूदी लाइन इस ऊपर उठाई गई हालत में इसकी बुनियाद के अंदर रहती है, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है, तो ब्लॉक अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ जाता है। ब्लॉक अपनी पहली पोजीशन पर वापस नहीं आता अगर जी से गुजरने वाली अमूदी लाइन इस ऊपर उठाई गई हालत में इससे बाहर निकल जाती है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ब्लॉक अपनी बुनियाद पर उलट कर एक्विलिब्रियम की नई पोजीशन में चला जाता है। यही वजह है कि गाड़ियों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुमकिन हद तक नीचे रखने के लिए इसके निचले हिस्से बाहरी रखे जाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नीचे होना तवाज़ुन का बायस होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा उतनी ही चीज़ आपकी क्या होगी, बैलेंस में रहेगी।
नेक्स्ट है आपके पास गैर कैंपसीर एक्विलिब्रियम या अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। एक पेंसिल लें और उसे उसकी नोक पर खड़ा करने की कोशिश करें, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। जब भी आप उसे छोड़ेंगे वो अपनी नोक पर उलट कर गिर जाएगी। ऐसे एक्विलिब्रियम को गैर कैंपसीर एक्विलिब्रियम कहते हैं। गैर कैंपसीर एक्विलिब्रियम में किसी जिस्म को सिर्फ लम्हे भर के लिए ठहराया जा सकता है, बस कोई भी जिस्म गैर कैंपसीर एक्विलिब्रियम में नहीं ठहरता। यहाँ के आगे इसकी डेफिनेशन है, अगर कोई जिस्म इंतहाई मामूली सा टेढ़ा काट के छोड़ने पर अपनी पहली पोजीशन में वापस नहीं आता तो ये गैर कैंपसीर एक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी जितनी भी हल्की चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने पेंसिल की एग्जांपल दी गई है, तो उसको अगर हम एक जगह पर दोबारा वो उसी हालत में वापस नहीं आता तो वो क्या कहेगा, गैर कैंपसीर एक्विलिब्रियम। ऊपर वाली में जो भी चीज़ थी, जैसे हम किताब की मिसाल ली थी, किताब को उठाएं तो दोबारा उसी हालत में वापस आ जाती थी, तो उसमें वो कैंपसीर और स्टेबल थी, और जहाँ पे अनस्टेबल है। गैर कैंपसीर एक्विलिब्रियम की हालत में जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुलंद तरीन मुकाम पर होता है। वहाँ पे क्या था, जो नीचे वाला मुकाम था, यानी तो वहाँ पे था जो ग्राउंड बेस के नज़दीक तरीन था, तो यहाँ पे बुलंद तरीन है। जैसे ही जिस्म अपनी बुनियाद पर घूमता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है और फिर जिस्म अपनी पहली पोजीशन में वापस नहीं आता। आगे नेक्स्ट है न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। एक गेंद लें और उसे किसी उफ़क़ी सतह पर रखें, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। गेंद को सतह पर हल्का सा हिलाकर छोड़ दें, ये अपनी नई पोजीशन पर ठहर जाएगी और वापस पहली पोजीशन पर नहीं आएगी। जब उसे हम हल्का सा घुमाएं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया है, ए और बी पॉइंट पे, ए पे उन्होंने शक्ल एक बनाई हुई है, जब उसको घुमाते हैं तो वो कैसे शक्ल में आ जाता है, यानी उसी जगह जाके गेंद रुकती नहीं है, तो इस सूरत में वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। अगर कोई जिस्म अपनी पहली पोजीशन से हिलाने पर नई पोजीशन पर जाकर ठहर जाता है तो ये न्यूट्रल एक्विलिब्रियम की हालत में कहलाता है। न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में हर नई हालत जिसमें जिस्म हरकत करता है उसकी मतवाजन हालत में होती है, और जिस्म हर इस नई हालत में ठहर जाता है जिसमें उसे लाया जाए। न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना पहले से बुलंद है और ना ही पहले से नीचे जाता है, बल्कि एक ही बुलंदी पर रहता है। मुख्तलिफ अजसाम जो न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में होते हैं उनमें गेंद, गोला, बेलन, अंडा और उफ़क़ी पड़ी हुई पेंसिल शामिल है। यानी जो भी चीज़ आगे मूव कर सकती है, थोड़ी सी वो गोल दायरे की शेप में हो, तो उनमें जो होता है एक्विलिब्रियम वो यही कहलाएगा, आपका न्यूट्रल एक्विलिब्रियम कहलाता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम पढ़ चुके हैं कि किस जिस्म का सेंटर ऑफ मास उसके मतवाजन होने में एक अहम किरदार अदा करता है। अजसाम को मतवाजन रखने के लिए उनका सेंटर ऑफ मास जिस कदर मुमकिन हो सके नीचे रखना चाहिए, यानी स्टेबल हालत में होना चाहिए। यही वजह है कि रेसिंग कार नीचे से बाहरी रखी जाती हैं और उनकी बुलंदी कम से कम रखी जाती है। जितने भी आपने देखे स्पोर्ट्स कार वगैरह हैं, तो वो क्या है, रोड से बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती, उनकी बुलंदी कम ही रखी जाती है। सर्कस में रस्से पर चलने वाले फनकार एक लंबे राड की मदद से अपने सेंटर ऑफ मास को नीचे लाता है। आइए चंद मिसालों का मुताला करते हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास नीचे लाकर जिस्म को मुतवाज़न बनाने में मदद मिलती है। यानी जितना बॉडी उसको नीचे ले गए आते हैं ज़मीन की तरफ, उतना वो बॉडी के मतवाज़न हो जाती है, एक्विलिब्रियम में रहती है, वो नीचे गिरती नहीं है। ये अजसाम हिलाने पर अपनी मतवाज़न हालत में वापस आ जाते हैं। इनमें सेंटर ऑफ मास लटकाए जाने वाले मकाम से आमुदन नीचे होता है, इस तरह इनका एक्विलिब्रियम मतवाज़न होता है। शक्ल 4.38 में एक कार्क में कपड़े सीने वाली सुई दिखाई गई है, ये 4.38। कार्क पर कांटे लगाकर सुई की नोक पर एक्विलिब्रियम में रखा गया है। कांटे सेंटर ऑफ मास को नीचे ले आते हैं। शक्ल 4.39 में टहनी पर बैठा तोता दिखाया गया है, इसकी दुम वज़नी बनाई गई है। शक्ल में एक खिलौना दिखाया गया है जो टेढ़ा करने पर खुद ही सीधा हो जाता है, इसका गोल पैंदा वज़नी बनाया गया है।
टेढ़ा करने पर इसका सेंटर ऑफ मास बुलंद हो जाता है, इसलिए वो वापस सीधा हो जाता है, क्योंकि इस पोजीशन में उसका सेंटर ऑफ मास इंतहाई नीचे होता है। सेंटर ऑफ मास जहाँ पे उसका सारा वज़न अमल कर रहा होता है, जहाँ पे उसको हैवी बनाया गया है, इसलिए वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो ये था आपका आज का चैप्टर। इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स तो कम ही हैं, इसमें ज़्यादा आपके डेफिनेशंस हैं कुछ। तो इसमें आपके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने वाला तरीका था वो आपका प्रैक्टिकल आता है, तो वो आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके कुछ ज़्यादातर इसमें डेफिनेशंस वगैरह भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें से कोई चीज़ डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ नसीब करे और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।